अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मेरे साथ है मसूद भाई। इनकी उम्र 67 साल है। 1987 के अंदर इनकी स्पाइन की सर्जरी होती है। इनकी एक टांग में दर्द जारी होती है, नमनेस होती है। अभी दोबारा मेरे पास आए हैं। अब इनको दोबारा से बैक में मसला है, इनको स्पाइनल स्टीनोसिस है। इनके आर्थोपेडिक सर्जन ने, स्पाइनल सर्जन ने कह दिया है कि बेहतर है कि दोबारा सर्जरी करवाएं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या इनको दोबारा सर्जरी करवानी चाहिए, इनका डायग्नोसिस क्या है, और अगर इनको सर्जरी नहीं करवानी तो किस तरह से, कौन सी ऐसी वर्जिशें करनी चाहिए, कौन सी अपनी लाइफ में तब्दीली लानी चाहिए ताकि सर्जरी से बच सके। इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर है। लेकिन सबसे पहले हम मसूद भाई से पूछते हैं उनका मसला क्या है। जी मसूद भाई बताइए। ये देखो 4-5 महीने पहले मुझे पेन शुरू होगी बैक में। ठीक है जी। और चलना मुश्किल हो गया, ये हिप में जाती थी पेन ज़्यादा। ठीक है। फिर मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया। जी जी। उन्होंने कहा एमआरआई करवाओ। एमआरआई करवाई मैंने। दोबारा गया उनके पास, उन्होंने देख के फौरन मुझे कहा कि मसूद तू सर्जरी तो नहीं बच सकता। बिल्कुल सही। जो उनके अल्फाज थे। ठीक है जी। मैं डॉक्टर सर्जरी नहीं करवानी मैंने। ठीक है। कुछ मेडिसिन लिख के उन्होंने पेन किलर वगैरह। तो महीने बाद फिर मैं गया दोबारा। मैंने कहा जी कुछ थोड़ा सा फाका है मगर असल मसला हल नहीं हुआ। उन्होंने कहा सर्जरी के अलावा कोई हल नहीं है। ठीक है। वो तुम्हें करवानी पड़ेगी। ठीक है। तो मैं वापस आ गया क्योंकि मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहता था। बिल्कुल सही। फिर पेन किलर ही खाता रहा, कभी इंजेक्शन लगवा लूँ, 2 से दिन आराम आ जाए। वो घर में कुछ आपकी वीडियो देख के कुछ एक्सरसाइज कर लूँ। ठीक है। मगर कमर में हल्की सी कुछ शिद्दत में कमी आई है। ठीक है जी। मगर अभी भी वैसे ही है। ठीक है। तो अब आपने बताना है कि क्या करना है। क्या करना है। आपने अभी तक देखा है कि मसूद भाई की स्टोरी जो उन्होंने बताई है। अब मैं आपको ऐसे टिप्स, ऐसे आइडियाज वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि किस तरह से इनकी दर्द में बेहतरी आ सकती है, किस तरह से ये ज्यादा अच्छा चल सकते हैं, किस तरह से ये सीढ़ियां बेहतर तरीके से चल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मसूद भाई की असेसमेंट करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, हम ये सबसे पहले पाँव चेक करते हैं। मसूद भाई पाँव खेचें ना ऊपर तरफ। आगे देखेंगे दाईं टांग का पाँव ऊपर चला गया, बाईं टांग का पाँव खींचे तो बाईं टांग का पाँव भी ऊपर चला गया। इसका मतलब ये हो गया कि इनकी L4 की पावर ठीक है। अब आप पाँव को नीचे को लेके जाए मसूद भाई। जब ये नीचे को लेके जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी S1 की पावर ठीक है। अब आप पाँव को ऊपर खींचे मसूद भाई और आपने अंगूठों से जोर लगाना ऊपर तरफ। ठीक है। तो अब ये देखिए जब ये जोर लगा रहे हैं तो अंगूठों में पावर है, इनका मतलब ये हो गया कि L5 की पावर भी ठीक है। अब इसके बाद हम इसे चेक करेंगे, घुटने को नीचे दबाएं। जब घुटने को नीचे दबाते हैं तो इसका मतलब है कि इनकी L2 की पावर भी ठीक है। तो मेरे लिहाज से इनकी जो पावर है वो ठीक है। इस वक्त मसूद भाई का मेन मसला है कि बैक में दर्द है, चलने में डिफिकल्टी है, सीढ़ियां चढ़ने में डिफिकल्टी है। जब ये चलते हैं तो ये कहते हैं यूं मैं चलना शुरू करता हूं तो मेरी बैक में दर्द बढ़ जाती है और मुझे लेट से 15-20 स्टेप लेने के बाद थोड़ी देर बैठना पड़ता है, फिर मैं दोबारा चलना शुरू कर देता हूं। तो ये देखिए ये जो कहानी होती है स्पाइनल स्टीनोसिस के गिर्द घूमती है। स्पाइनल स्टीनोसिस के अंदर जो हमारा हराम मगज होता है वो स्पाइनल कैनाल से गुजरा होता है। आप वीडियो के अंदर इसको देख सकते हैं। जब वो नैरो हो जाती है स्पाइनल कैनाल और जो फोरामिनाज होते हैं जहां से नर्व निकल होती हैं वो छोटी हो जाती है तो नर्व पे दबाव होना शुरू होता है। मेनली क्या होता है जब ऐसा पेशेंट बैठता है तो उसको दर्द में बेहतरी आ जाती है, लेकिन यूं ही खड़ा होता है और चलता है तो जो स्पेस है वो कम होती है और नर्व पे दबाव आना शुरू हो जाता है। इस ओवरऑल कंडीशन को बेसिकली स्पाइनल स्टीनोसिस कहते हैं। ये देखिए स्पाइनल स्टीनोसिस होता है वैसे एज रिलेटेड प्रोसेस है, लेकिन साइड बाय साइड ऐसे लोग जिनकी ऑलरेडी हिस्ट्री हो स्पाइन की सर्जरी की उनके अंदर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब डिस्क वहां से हम काट देते हैं तो 10 से 15 सालों के बाद ऊपर वाले मोहरे ज्यादा यूज हो के वो नैरो हो जाते हैं, उन पर नर्व पे दबाव आना शुरू हो जाता है। मसूद भाई के केस में भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने अपनी स्पाइन को उस तरह से लुक आफ्टर नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए। तो यहां पे एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो स्पाइन की सर्जरी से गुजरे हैं। ये ध्यान रखिए अगर आपकी डायसेक्टमी हुई है एट एज 25, 30, 40 के दरमियान में तो आपको सारी जिंदगी अपनी स्पाइन की रिस्पेक्ट करनी है, सारी जिंदगी अपना वेट नहीं बढ़ने देना, सारी जिंदगी आपको झुक के कोई हैवी वेट नहीं उठाने, सारी जिंदगी अपनी कोर की स्ट्रेंथ करते रहना है
तब जाके आप सेकंड सर्जरी से बच सकते हैं। वरना ऑलमोस्ट 90% केसेस के अंदर देखा गया है कि जिनकी स्पाइन की सर्जरी हो चुकी होती है, कहीं ना कहीं जाके 60, 65, 70 साल की एज पे उनको दोबारा स्पाइन की सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, हम आपको इनकी एमआरआई दिखाते हैं और बताते हैं कि एमआरआई के ऊपर क्या स्टेटस है। मसूद भाई की जब हम एमआरआई देखते हैं तो अभी देखेंगे कि जब हमारी लो सेवर हम चेक करना शुरू करते हैं L5-S1 के दरमियान में, तो ये थोड़ी सी स्पेस कम हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है L4 और L5 के दरमियान में ऑलमोस्ट स्पेस खत्म है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे डायसेक्टमी इनकी हो चुकी है L3 L4 के दरमियान में, L4 L5 के दरमियान में, तो ये ऑलरेडी स्पाइन की सर्जरी की हिस्ट्री है। और जो हम स्पाइन के ऊपर तक जाते हैं तो ओवरऑल जॉइंट की स्पेसेस कम हुई हैं। सबसे बड़ा मसला इनकी L3 और L4 के दरमियान में है, यहाँ पे स्पेस काफी ज्यादा कम है। तो ये बेसिकली इनकी स्पाइन की हिस्ट्री है। ऐसी स्पाइन, ऐसी एमआरआई किसी को भी दिखाएंगे दुनिया के अंदर तो वो प्रेफरेबली यही समझेगा कि आइडियली इनकी सर्जरी होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने इनके साथ डिस्कस कर रहा था, तो अब मैंने बताया कि आपके पास 10 से 15% चांस है। अगर मैं आपको ऐसी चेंजेस, ऐसे लाइफस्टाइल में तब्दीली के बारे में बताऊं और अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं तो उम्मीद है कि आप सर्जरी से बच सकते हैं। आइए उन गाइडलाइन को भी फॉलो करते हैं। ये देखिए कि स्पाइनल स्टेनोसिस केस में सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो मोहरों के दरमियान थोड़ा स्पेस है बढ़ाना है ताकि नर्व के ऊपर दबाव कम हो जाए। इसलिए नंबर 1 जो एक्सरसाइज हमने करनी है कि दोनों पांव तक खींचने हैं और वापस लेके जाने हैं। नॉर्मली हम अपने पेशेंट कहते हैं कि 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 3 से 4 दफा एक्सरसाइज करें। ये दिन देखिए जो शैटिक नर्व होती है वो हमारी L4 से निकल के पूरे पांव तक गई होती है। जब उसके अंदर टाइटनेस हो जाती है तो उससे भी हमें दर्द आ रही होती है। जब हम सिंपल हम पांव की अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं तो इससे नर्व फ्लॉसिंग होती है और इससे नर्व के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, नर्व इजी हो जाती है, उससे भी हमारी दर्द में कमी आती है। नंबर 2 हमारी एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव होता है घुटने को नीचे प्रेस करें ताकि जो फ्रंट थाई मसल है ये एक्टिवेट है। इसे ना सिर्फ हमारा घुटने के मसल की स्ट्रेंथ आती है बल्कि हमें ये भी अंदाजा होता रहता है कि L2 L3 सही तरीके से काम कर रहे हैं। एंड नंबर 3 एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट कहते हैं टांग को बेंड कर लें, पांव आपकी तरफ खींचें, नी को नीचे प्रेस करें, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर, पांव की तरफ खींचें, सॉरी टांग को सीधा ऊपर उठाइए प्लीज, उठा के वहां पे जाके 5 तक काउंट कर लें। ठीक है, इससे हमारे लेग मसल के अंदर स्ट्रेंथ आती है। साइड बाय साइड जब बंदा इतनी टांग उठा रहा है इसका मतलब उसकी शार्टिक नर्व के ऊपर भी प्रेशर कम आ रहा है। इसके बाद हम अपने पेशेंट कहते हैं कि नंबर 4 एक्सरसाइज के अंदर दोनों टांगे बेंड कर लें, एक टांग को बेंड करके पेट के साथ लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता इसे खींचें और दूसरी टांग को फिर आहिस्ता आहिस्ता सीधा कर दें। जब आप सीधा करते हैं तो उससे नर्व के ऊपर जो हमारे जो मसल है, ग्लूट्स मसल हैं, स्पाइन मसल है, तो स्ट्रेच बेहतर आता है और हमारे जो मोरे हैं उनके दरमियान में स्पेस बढ़ती है। तो ये एक तो इस तरीके से करना होता है, फिर वापस लेके जाते हैं, दूसरी टांग को भी ऐसे रिपीट करें, फिर दोनों टांगे बेंड कर लें और फिर दोनों टांगों नीचे हाथ रखें और पुल करके खींचें। इसको मेडिकल के अंदर हम विलियम फ्लैश एक्सरसाइज बोलते हैं और हम कहते हैं अगर फैमिली मेंबर की थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा सा हम हाथ यहाँ रखते हैं और हल्का सा ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं ताकि मोहरों में बेहतर स्पेस नजर आए। क्योंकि आपने देखा होगा कि L3 L4 में स्पेस काफी कम हुई थी, तो अगर हम थोड़ी सी कोशिश करके इसको और उठाने की कोशिश करें तो अच्छी स्पेस जनरेट हो सकती है। इसके बाद हम अपने पेशेंट कहते हैं कि दोनों टांगे आप बेंड कर लें, बेंड करके रखें, दरमियान में कोई पिल्लो रखें और हल्का सा प्रेस करें, देखते दबाएं देते। मसूद भाई की अच्छी खासी पावर है, मसूद भाई कम जोर लगाएं, जबरदस्त। ठीक है, आप दोनों टांगे बाहर जोर लगाएं, खुद वेरी गुड। तो इसके लिए आप दुपट्टा अपनी बेगम का ले सकते हैं, वो बांधना है आपने और बाहर जो है जोर लगाने की कोशिश करनी है। तो इन एक्सरसाइज को नॉर्मल हमारे पेशेंट से कहते हैं कि हर एक्सरसाइज को 10/2 रेपिटेशन के साथ सुबह दोपहर शाम करें। इसके बाद हम सुबह साइड पे लेट जाएं, थोड़ा सा अपनी बेगम के में भी काम लगाते हैं। तो ये हमारा ऐसा कपल है जो दोनों हस्बैंड वाइफ सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, सीढ़ियां चढ़ना पड़ती है रोजाना, तो उस लिहाज से हम उनको गाइडलाइन दे रहे हैं। अच्छा, आपने क्या करना है सुबह शाम, ठीक है, हीटिंग पैड लगवाना है 10 से 15 मिनट के लिए और देर अपने बेगम से कहना है कि मुझे हल्के हाथ से जैतून के तेल से किसी भी ऑलिव ऑयल से या कोई भी लोशन से मसाज करते हैं। तो मकसद ये होता है कि हमारे मसल के अंदर जो स्टिफनेस है उसमें कमी लाई जा सके। ये देखिए कि जो स्पाइनल स्टेनोसिस के पेशेंट का सबसे बड़ा मसला वॉक होता है, जब फ्यू स्टेप्स लेते हैं तो उसके अंदर तो दर्द आना शुरू होती है। इसलिए बेस्ट स्ट्रेटजी मसूद भाई के केस में ये है कि ये अगर वॉकर या रोलेटर ले लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसका फायदा क्या होगा आप ये देखेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अपने हाथों में जो वजन डालेंगे तो कोई 10-15%, 20%, 30% जो वेट है जो स्पाइन का अप लिफ्ट हो जाएगा और जब इस तरह से चलेंगे तो उससे ये ज्यादा चल पाएंगे, इनकी मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो मसूद भाई के केस में मैंने तो मशवरा दिया है कि आपने एक व्हील वाला वॉकर लेना है, इसको हम रोलेटर बोलते हैं और उसके दरमियान में चलना। अगर चल के दिखाएंगे मसूद भाई, आप चलते जाइए प्लीज,
अभी देखिए जब ये चल रहे हैं तो एक तो वॉक पैटर्न का बेहतर हो गया है, इससे भी बैक में भी दर्द में कमी आएगी और साइड बाय साइड अगर इनकी हिप्स के अंदर या थाइस के अंदर दर्द आती है उसमें कमी आ जाएगी। और इस तरीके से पेशेंट का सेकंड बड़ा मसला आता है कि ज्यादा देर चल नहीं सकते। मैंने इनको ये मशवरा दिया है कि आपने कोशिश करनी है कि हर 15 से 20 मिनट के बाद 15 से 20 कदम 30 कदम जो पेन फ्री कदम है वो लेने। यूं ही आपको दर्द शुरू हो उससे 2-4 कदम पहले रुक जाना है ताकि हमारे टिश्यू के अंदर इरिटेशन ना आए, उसके अंदर पेन ना आए और ना सिर्फ पेन में कमी आएगी, इस तरीके से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो जाएगी। ये देखिए अगर आपको स्पाइनल स्टिनोसिस है, बैक पेन है और आप भी सर्जरी से बचना चाहते हैं तो एक दफा आप हमारे क्लिनिक पे आके अपनी असेसमेंट करवाएं, हो सकता है कि हम आपको भी सर्जरी से बचा सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि स्पाइनल स्टिनोसिस, बैक पेन के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस के बारे में गाइड हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।